नावल पाकिशिया क्लब मुसन्नफ़ मज़हर कलीम एम.ए. एपिसोड 11। इमरान साहब इंतहाई आम खबरें मिली हैं और इंतहाई आम हैं। ब्लैक ज़ीरो ने बेख्तियार हाथ मलते हुए कहा। उसका अंदाज़ ऐसे था जैसे उससे बात का आगाज़ करने के लिए कोई मुनासिब फ़िक्रा सूझ ना रहा था। तो फिर टेलीविज़न पर जाकर सुना दो, बुलेटिन का वक्त होने वाला था। इमरान ने इस बार तंज़िया लेकिन सख्त लहजे में कहा, इमरान साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बात शुरू करूं। ब्लैक ज़ीरो वाकई ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बुखलाया हुआ था। तुम शुरू करने के तकल्लुफ़ में ही मत पड़ो, नतीजा बता दो। वो क्या कहते हैं उसे, वो जो निसाबी कुतब में कहानी के आखिर में बच्चों के लिए लिखा होता है, माटो, नतीजा क्या कहते हैं? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब, टी-2 तैयारा अगवा करने की साजिश हो रही है और एक ही बजाय तीन तीन पार्टियां मैदान में। बेस ब्लू बर्ड की मादाम प्रोशिया एक पार्टी है, डायजान दूसरी पार्टी है और डॉक्टर आर्नल्ड तीसरी पार्टी है। ब्लैक ज़ीरो ने उखड़े उखड़े लहजे में कहा। डायजान, डॉक्टर आर्नल्ड, ब्लू बर्ड। ओह! इमरान इस बार उछल कर बिस्तर पर बैठ गया। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के आसार नमूदार होने लगे। टाइगर को आपने मादाम प्रोशिया की निगरानी की ड्यूटी सौंपी थी। इस दौरान आपका एक्सीडेंट हो गया, आपसे मुलाकात ना हो सकी तो टाइगर ने मुझे कॉल किया और बताया कि मादाम प्रोशिया होटल से पुरस्कार तौर पर गायब हो गई हैं। अब चूंकि मुझे इस सिलसिले में कोई इल्म न था, इसलिए मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो इसे तलाश करें। होटल 6 स्टार के मालकान भी मुल्क से बाहर थे, इसलिए वो भी ना मिल सके। आपको होश ही ना आ रहा था कि मालूम होता कि आपके साथ क्यों ये हादसा हुआ है। फिर पता चला कि आपके खून में जहर मौजूद है। ब्लैक ज़ीरो का ज़हन अब नॉर्मल हो गया था। तो मेरी बात छोड़ो, आगे बात करो, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। जी। फिर टाइगर की तकरीबन सुबह के करीब कॉल आई। उसने मादाम प्रोशिया को इत्तफाक से तलाश कर लिया था। वो उसकी रिहाइशगाह के सामने मालाबार स्क्वायर के एक फ्लैट में मेकअप में मौजूद थी। उसने अपनी खिड़की से इस फ्लैट का मंजर देखा। वहाँ एक गैर मुल्की नौजवान मादाम प्रोशिया को बांधकर उसके सर पर कोई कीड़ा धागे से बांधे लटकाए हुए था और मादाम प्रोशिया बोले जा रही थी। फिर वो नौजवान वापस चला गया। टाइगर फौरन वहाँ पहुँचा और उसने हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए मादाम प्रोशिया को खोल दिया, क्योंकि उसे भी ये मालूम न था कि उसने मादाम प्रोशिया से क्या मालूम करना है। लेकिन मादाम प्रोशिया ने अचानक उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और फिर उसे बांधकर उससे पूछगछ शुरू की। टाइगर ने उसे सिर्फ इतना बताया कि वो होटल रेम्बो का प्राइवेट डिटेक्टिव है और मालकान के हुक्म पर उसे तलाश कर रहा है। इस पर मादाम प्रोशिया ने डायजान का नाम लिया और अपने मुतालिक उसने बताया कि वो ब्लू बर्ड की मादाम प्रोशिया है। इस दौरान कॉल आई और टाइगर ने सुना कि अल्पाइन क्लब का कोई बर्मन है जिसका ताल्लुक डॉक्टर आर्नल्ड से है। फिर वो मादाम प्रोशिया चले गई। टाइगर बंधा हुआ था, इसलिए सुबह दूध वाले ने उसे खोला और उसने मुझे कॉल की। रात को मेरे साथ भी वाकया पेश आया। आपकी जेब से एक कार्ड बरामद हुआ जो अल्पाइन क्लब का था और इस पर बर्मन का नाम लिखा हुआ था। चुनाचा मैंने खुद इस बर्मन को चेक करने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि सिवाय इस कार्ड के और तो कुछ मालूम न था कि ये कार्ड आपने क्यों रखा हुआ है। बहरहाल मैं अल्पाइन क्लब गया तो बर्मन के मुतालिक पता चला कि वो अल्पाइन क्लब का मालिक है। मैं वजारत सकाफ़त का एक अफसर बनकर उससे मिला और फिर ऐसे ही पेशा के ज़िक्र में उससे प्रिंस एडवर्टाइजिंग कंपनी का जिक्र आया। इस पर बर्मन बुरी तरह चौंक पड़ा, हालांकि मैंने उसे ऐसे ही यादाश्त में मौजूद नाम बता दिया था। बहरहाल मैंने वहाँ डिक्टाफोन लगाया और बाहर आकर चेक करने लगा तो बर्मन ने किसी डॉक्टर आर्नल्ड से बात की और उसे मेरे मुतालिक बताया और पाकिशिया क्लब का भी जिक्र किया। और ये भी पता चला कि पाकिशिया क्लब के कार्ड इस एडवर्टाइजिंग कंपनी में छपते हैं। इस पर मैंने फ़ौरन बर्मन पर हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन बर्मन दफ्तर में न था। मुझे अलबत्ता इसने एक तहखाने में फंसाकर छत से मुझे कुचल कर बेहोश कर दिया। मुझे होश आया तो मैं किसी कोठी के अंदर बंधा हुआ था। वहाँ से मैं बाहर निकला और वहाँ मौजूद चौकीदार को अगवा करके दानिश मंजिल आया। चौकीदार से मुझे सिर्फ इतना मालूम हुआ कि बर्मन मुझे यहाँ कैद कर गया है, ये उसका खुफिया अड्डा है। इससे ज़्यादा उससे कुछ मालूम ना हो सका। सुबह होने वाली थी। मैंने अब प्रोग्राम बनाया कि बर्मन को बाकायदा सीक्रेट सर्विस के मेंबरों से अगवा कराया जाए, लेकिन टाइगर की कॉल आ गई। उससे जब मैंने बर्मन के बारे में मालूम कराया तो पता चला कि अल्पाइन क्लब पर 2 पार्टियों ने हमला किया और बर्मन इस हमले में मारा गया। ये दोनों पार्टियां लाजवान ब्लूबर्ड और डाइजान होंगे। बर्मन के मरने के बाद अब भी मैं सोच ही रहा था कि डॉक्टर आर्नल्ड को तलाश करूं कि सिद्दीकी की कॉल आ गई। सिद्दीकी की एक खालाजाद बहन है बर्जिस, जिसका शौहर बिलग्रामी वजारत दिफा के ऑपरेशनल सेक्शन का हेड है। वो पुरस्कार तौर पर गायब हो गया तो उस बर्जिस ने सिद्दीकी से कहा कि बिलग्रामी को तलाश करें। सिद्दीकी ने इंतहाई हैरत अंगेज अंदाज में काम करते हुए बिलग्रामी को एक कोठी के तहखाने से बरामद कर लिया और अपने फ्लैट पर ले आया। बिलग्रामी को यह हम राज बताना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी भी सिद्दीकी के फ्लैट में मौजूद थी। चुनाचा मैंने सफ्तर के जरिए बिलग्रामी को राना हाउस पहुंचा दिया। वहाँ जब फ़ोन पर बिलग्रामी से बात हुई
तो इंतहाई अहम तरीन इंकशाफ हुआ। डॉक्टर आर्नल्ड ब्लैकमेलर था और पाकिस्तान क्लब के इस्तकबालिये में उन्होंने बिलग्रामी को बुलाकर उसकी तस्वीरें बना ली, जिसके सामने आने से बिलग्रामी को सिवाय खुदकशी के और कोई चारा न रहता। इसलिए बिलग्रामी उन्हें वक्तन फ़ौक्तन कुछ मामूली और गैर मामूली राज बता देता। लेकिन फिर डॉक्टर आर्नल्ड के आदमी अंथोनी ने उसे बुलवाया और उसके बाद उस पर बेपनाह तशद्दुद कर दिया और वो इससे कराल एयरबेस और T2 तैयारे के मतलब पुश करते रहे। T2 तैयारे के मतलब नहीं, उन्हें इलम बिलग्रामी को बेस से आने वाली एक कोड कॉल से हुआ था। बहरहाल बिलग्रामी तशद्दुद के सामने ना ठहर सका और उसने कराल एयरबेस के मुतालिक तमाम तफसीलात बता दी। वो कोठी जहाँ से सिद्दीकी ने बिलग्रामी को खुफिया तौर पर निकाला था, उस पर छापा मारा गया, लेकिन वो कोठी खाली पड़ी थी। फिर डॉक्टर आर्नल्ड पर मैंने छापा रेड कराया तो डॉक्टर आर्नल्ड की लाश एक इमारत से मिली। इमारत को डायनामाइट से उड़ा दिया गया था, मगर डॉक्टर आर्नल्ड को पहले गोली मारी गई थी। सब बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सारी पार्टियां T2 तैयारे के पीछे लगी हुई हैं, लेकिन तीनों पार्टियां नज़रों से ओझल हैं। इसी दौरान मुझे मालूम हुआ कि आपको होश आ गया, तो मैं यहाँ दौड़ आया था ताकि आपसे मज़ीद हिदायत ले सकूँ। लंबी बात थी, इसलिए फ़ोन पर ना हो सकती थी। ब्लैक ज़ीरो ने तफसील बताते हुए कहा, तुमने T2 तैयारे की हिफाजत के लिए कुछ किया? इमरान ने होंठ खींचते हुए पूछा। मैंने वजारत दिफा के सेक्रेटरी से बात की तो उन्होंने बताया कि कराल एयरबेस को इंतहाई जदीद तरीन साइंसी आलात की मदद से नाकाबिल तस्खीर बना दिया गया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक खसूसी सेक्शन इस एयरबेस की निगरानी पर मौजूद है। मैंने कहा कि फौरी तौर पर तैयारे को इस एयरबेस से निकाल कर कहीं और रख दिया जाए, तो मुझे बताया गया कि ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि ये तैयारा खसूसी नौयत का है। इस एयरबेस पर एक लेबॉर्ट्री बनाई जा रही है जहाँ इस तैयारे की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जाएगा और फौरी तौर पर इसे किसी और एयरबेस पर शिफ्ट करना नामुमकिन है, क्योंकि और ऐसा कोई एयरबेस नहीं है जहाँ पर ये मखसूस तैयारा लैंड कर सके। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। इसका मतलब है ब्लू बर्ड, डाइजान और ये डॉक्टर आर्नल्ड ग्रुप तीनों इस तैयारे के चक्कर में हैं। वाकई ये इंतहाई ख़तरनाक लोग हैं। ब्लू बर्ड गो क्रीमिया की तंजीम है, लेकिन दरपर्दा ये इसराइली तंजीम है। डाइजान क्रीमिया के एक खसूसी एजेंसी का सुपर एजेंट है, उसकी कारकर्दगी का बड़ा शोहरा है। और ये डॉक्टर आर्नल्ड लाजमन रोसिया का एजेंट होगा और तैयारा एयरबेस से निकल कर पाकिस्तान में कहीं और नहीं उतर सकता। इमरान ने बड़बड़ाने के से अंदाज में कहा। जी हाँ, इसलिए जैसे ही मुझे इतला मिली कि आपको होश आ गया, मैं आपकी तरफ दौड़ा कि अब इस मुश्किल का कोई हल आप ही निकाल सकती हैं। ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाते हुए कहा, तुम फौरी तौर पर एक काम करो, सफ्दर और कैप्टन शकील दोनों को कराल एयरबेस पर भेज दो ताकि वो वहाँ रहकर इन हमलावरों की तरफ से मोहतात रहें। तनवीर और टाइगर दोनों को डाइचान के पीछे लगा दो। जूलिया और चौहान को मादाम प्रोशिया की सरगोबी का मिशन दे दो और सिद्दीकी, नोमान और खबर इन तीनों को डॉक्टर आर्नल्ड के ग्रुप के खात्मे पर तैनात कर दो। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में हिदायत देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन उन्हें तलाश कैसे किया जाएगा? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, ये सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान हैं, घसियारे नहीं। तुम इनकी ड्यूटी तो लगाओ, फिर देखो इनकी सलाहियतें। इमरान ने तलख लहजे में जवाब देते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो ने सर झुका लिया। और तुम जोसेफ और जवाना के साथ रिजर्व में रहो, जहाँ भी इनको ज़रूरत महसूस हो तुम लोगों ने वहाँ पहुँचना है। मेरी पोजीशन फ़िलहाल ऐसी नहीं कि मैं तेज़ी से हरकत कर सकूँ, क्योंकि खून में मौजूद इंतहाई खौफनाक जहर के असरात अभी पूरी तरह वॉश नहीं हुए। इतनी अंदाज के इस सूरत में है जब डॉक्टर सिद्दीकी ने खून इमरजेंसी तौर पर क्रीमिया के एक मखसूस एटॉमिक लेबॉर्ट्री से चेक कराया है और फिर इसकी सफाई के लिए वो अभी वहीं से मंगवाई गई है, वरना इस जहर का कोई तोड़ न था। इससे इतना हुआ है कि मुझे होश आ गया, लेकिन मुकम्मल तौर पर सेहयाब होने के लिए इस दवा के 2 और कोर्स पूरे करने पड़ेंगे, जिसके लिए मज़ीद 2 हफ्ते चाहिए। चुनांचा मैं दानिश मंजिल में रहूँगा ताकि सब पार्टियों के दरमियान राब्ता भी रख सकूँ और उन्हें हिदायत भी दे सकूं, इमरान ने कहा और ब्लैक ज़ीरो ने सर हिला दिया। ठीक है इमरान साहब, एक बात मेरे ज़हन में खटक रही है कि ये पार्टियां कराल बेस पर रेड करके क्या हासिल करेंगी? ये तैयारा वहाँ से निकल नहीं सकता और हर किस्म के ख़तरे से बचने के लिए मैंने बतौर एक्स2 ये हुक्म दे दिया कि तैयारे में मौजूद मखसूस टेक्नोलॉजी की खसूसी हिफाजत के मज़ीद इंतजाम किए जाएँ। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, तुमने अच्छा किया है, उसकी फ़ाइल तो दानिश मंजिल में है। ये लोग लाजमन तैयारा उड़ा कर ले जाने की कोशिश करेंगे और नाकाम होने के बाद उन्होंने फिर फ़ाइल की तलाश करनी है। हमें इससे पहले ही इनका खात्मा करना है, इमरान ने जवाब दिया। और फिर वो दोबारा बिस्तर पर लेट गया। इतनी सी गुफ्तगू से उसका रंग ज़्यादा पड़ गया था और चेहरे पर पसीना उभर आया था। आपकी तबीयत वाकई अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, आप आराम कीजिए, मैं आपकी हिदायत के मुताबिक काम शुरू करता हूँ। ब्लैक ज़ीरो ने कुर्सी से उठते हुए कहा, तुम डॉक्टर सिद्दीकी को बुला लो, मेरी तबीयत फिर बिगड़ने लगी है। इमरान ने आंखें खोले बगैर कहा तो ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर शदीद तशवीश के आसार उभर आए। वो तेज़ी से मुड़ा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद ही
बाहर से भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी और फिर डॉक्टर सिद्दीकी अपने 2 असिस्टेंट्स के साथ अंदर आ गया। क्या हुआ इमरान साहब, क्या हुआ? उसने जल्दी से इमरान की नब्ज़ पकड़ते हुए कहा, लेकिन इमरान ने कोई जवाब ना दिया। ओह, ये फिर बेहोश हो गए। दोबारा बेहोशी तो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, डॉक्टर सिद्दीकी ने परेशानी के आलम में कहा और फिर उसने इंतहाई परेशानी के आलम में चीख चीख कर अपने असिस्टेंट को हिदायत देनी शुरू कर दी और चंद लम्हों बाद पूरे अस्पताल में एक किस्म की भगदड़ सी मच गई। इमरान को इस कमरे से स्ट्रेचर पर डालकर निकाला गया और फौरी तौर पर मखसूस किस्म के बने हुए ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया। ब्लैक जीरो इंतहाई परेशानी के आलम में ऑपरेशन थिएटर के बाहर टहलने लगा। डॉक्टरों के चेहरे पर मौजूद परेशानी और बौखलाहट ने उसका दिल हिला दिया था और वो अपने आप को इस सूरत हाल का जिम्मेदार गर्दानता रहा था कि उसकी वजह से इमरान के ज़हन और खून पर दबाव पड़ा है। लेकिन वो क्या कर सकता था? अलबत्ता दिल ही दिल में वो इंतहाई पुरखलूस अंदाज में इमरान की सेहयाबी के लिए दुआएं मांग रहा था। इमरान की इस हालत ने उसके ज़हन से इमरान की दी हुई सारी हिदायत इस तरह साफ़ कर दी जैसे इमरान ने उसे कोई हिदायत ही नहीं दी। वो मुसलसल टहलता रहा और दुआएं मांगता रहा। तकरीबन 2 घंटे इस हालत में गुजर गए तो ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर सिद्दीकी बाहर आया। क्या हुआ डॉक्टर साहब? ब्लैक जीरो ने इंतहाई बेचैनी के आलम में डॉक्टर साहब की तरफ देखते हुए कहा। ओह ताहिर साहब, आप अभी तक यहीं हैं? हमने उनके खून को मुमकिन हद तक वॉश कर दिया है। इस तरह वो अब कदे कंट्रोल में आ गया है, लेकिन अभी वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कम से कम 4 घंटों बाद मालूम हो सकेगा कि क्या नतीजा बरामद होता है। बस दुआ कीजिए, डॉक्टर सिद्दीकी ने कदरे लटके हुए चेहरे से कहा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ब्लैक जीरो होंठ पीछे वहीं खड़ा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा और बैरूनी गेट की तरफ बढ़ने लगा। डॉक्टर का लटका हुआ चेहरा और उसकी गैर वाज़ेह बल्कि इंतहाई हद तक मुबहम बात से उसका दिल बैठ गया था। वो ज़हन में जैसे खौफनाक जलजले से आने लग गए थे। वो बार बार उसके ज़हन में इमरान की मौत का तस्वर उभरता तो वो सर झटक कर रह जाता। फिर ये तस्वर सामने ले आते और ब्लैक ज़ीरो की मुठियाँ बेख्तियार भींच जाती। उसका यही जी चाह रहा था कि वो चीखे मार मार कर रोए। इसके दिल में जैसे उबाल सा उठता, लेकिन फिर वो अपने आप पर कंट्रोल कर लेता। लेकिन कार तक पहुंचते पहुंचते उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देगी और फिर वो जिसकी आवाज़ सुनकर बड़े बड़े मुजरमों और सुपर एजेंटों पर लर्जा तारी हो जाता था, स्टीयरिंग पर सर रख कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। दारुल हुकूमत से इंतहाई शुमाल मशरक में मौजूद पहाड़ियों की तरफ जाने वाली सड़क पर स्याह रंग की एक बड़ी सी कार खासी तेज़ रफ्तारी से दौड़ती हुई इन पहाड़ियों की तरफ बढ़ी जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर विक्टर था, जबकि साइड सीट पर डाईजान बैठा हुआ था। वजारत दिफा के असिस्टेंट रिकॉर्ड कीपर ने वाकई इंतहाई हैरत अंगेज़ मुस्तैदी दिखाई थी और सिर्फ 1 घंटे के अंदर उसने कराल एयरबेस का अंदरूनी नक्शा बल्कि वहाँ मौजूद हिफाजती इंतजामात की फ़ोटोकॉपियाँ 10 लाख रुपए के एवज़ उन्हें पहुँचा दी थी। और डाईजान ने इस नक्शे को देखने के बाद एयरबेस से तैयारा उड़ाने के लिए ज़रूरी सामान हासिल कर लिया। अब वो दोनों इस कठिन तरीन मिशन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। विक्टर के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे, जबकि डाईजान का चेहरा ऐसे मुतमिन था जैसे वो किसी खौफनाक मिशन पर जाने की बजाय किसी तफरीही सफ़र पर हो। विक्टर ने 1-2 बार अपने खदशात बयान करने की कोशिश की, लेकिन डाईजान ने उसे बुरी तरह झड़क दिया। लेकिन कुछ देर खामोश रहने के बाद आखिरकार विक्टर से ना रहा जा सका तो वो फिर बोल पड़ा। बॉस, अगर तैयारा खुला हुआ मिला तो? विक्टर ने कहा और इस बार डाईजान चौंक पड़ा। ओह वाकई, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। ऐसी सूरत में तो तैयारा ले जाना नामुमकिन हो जाएगा। बहरहाल वहाँ जाकर ही सही पता चलेगा, डाईजान ने होंठ खींचते हुए कहा। वैसे बॉस, आप इस कदर खौफनाक मिशन में जिस तरह मुतमिन नज़र आ रहे हैं, मैंने इसमें मौजूद वाकई हैरत अंगेज़ लग रहा है, विक्टर ने कहा और डाईजान हंस पड़ा। मिस्टर विक्टर, तुम अभी डाईजान कुछ जानते ही नहीं। मौत की आंखों में आंखें डालते हुए जितना लुत्फ मुझे आता है उतना आम हालात में नहीं आता। फिर ये तो इंतहाई मामूली मिशन है, मैंने तो इससे ज़्यादा खौफनाक मिशन भुगताए हुए हैं, डाईजान ने और विक्टर ने सर हिला दिया। कार तेज़ रफ्तारी से दौड़ती हुई जल्द ही पहाड़ियों के दामन में पहुंच गई। अब डाईजान चौकन्ना होकर बैठ गया। उसकी तेज़ नज़रें इर्द गिर्द के हालात का जायज़ा ले रही थी। दोपहर का वक्त था, इसलिए हर तरफ बड़ा साफ और रोशन मंजर था। विक्टर पहाड़ियों के अंदर बनी हुई पेचदार सड़क पर कार दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। फिर एक छोटी पहाड़ी के ऊपर पहुंचते ही दूर गहराई में एक खास सी बड़ी फार्म नुमा बिल्डिंग नज़र आई। ओह, यही बिल्डिंग है जिसके नीचे एयरबेस है, डाईजान ने कहा और विक्टर ने सर हिला दिया। तुम कार को इस बिल्डिंग से पहले रोक देना, डाईजान ने कहा और विक्टर ने सर हिला दिया। पहाड़ी से नीचे उतरकर कार जब थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो साइड से एक पहाड़ी पिगडंडी दाएं हाथ की तरफ से निकलकर पहाड़ी की दूसरी तरफ गायब हो रही थी। लेकिन ये पिगडंडी बहरहाल इतनी चौड़ी ज़रूर थी कि इस पर कार चल सके। बस इधर ले जाओ, कार रोको, डाईजान ने कहा और विक्टर ने तेज़ी से कार को दाएं तरफ मोड़ दिया।
नाहमवार पगडंडी की वजह से कार हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ती गई और पहाड़ी की साइड से घूमकर जब दूसरी तरफ पहुंची तो डाइजान और विक्टर दोनों चौंक पड़े। इधर एक चट्टान इस तरह बाहर को निकली हुई थी कि शेड सा बन गया था जिसके अंदर कार आसानी से खड़ी हो सकती थी। उस बार विक्टर ने कार डाइजान के बोलने से कबल ही शेड की तरफ मोड़ दी और शेड के नीचे उसे रोककर उसे इंजन बंद कर दिया। डाइजान दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और फिर उसने साइड सीट उठाई और उसके नीचे मौजूद बॉक्स से उसने एक पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन इस पिस्तौल की नाली आम रिवॉल्वरों की निस्बत कदर लंबी सी थी और चिपटी भी थी। पिस्तौल उसने जेब में डाला, फिर विक्टर की तरफ मुड़ गया। तुम यहीं रुकोगे। टीटू तियारा अगवा होने के बाद इधर से ही गुजर कर काफरिस्तान जाएगा। जब तुम उसे जाता हुआ देख लो तब तुमने कार से वापस चले जाना है, वरना तुम यहीं रुक कर मेरा इंतज़ार करोगे। डाइजान ने कहा और विक्टर ने सर हिला दिया। गुड बाय, डाइजान ने मुस्कुराते हुए कहा और तेज़ी से चलता हुआ वापस सड़क की तरफ बढ़ने लगा। गुड लक बॉस, विक्टर की आवाज़ डाइजान के कानों में पड़ी और उसने सर हिला दिया। डाइजान इस पगडंडी पर पैदल चलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और जल्दी वो सड़क पर पहुंच गया। सड़क पर पहुंचकर उसकी रफ्तार में तेज़ी आ गई और अब इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था। गो उसके कदमों में खासी तेज़ी थी, लेकिन चेहरे पर गहरे इत्मीनान के आसार मौजूद थे। डाइजान की फितरत ही ऐसी थी, जिस कदर ख़तरा बढ़ता जाता उसके चेहरे पर और दिल पर जैसे इत्मीनान और सुकून की बारिश शुरू हो जाती थी। वो शुरू से ही अकेले काम करने का आदी था और बज़ाहिर ये मिशन खासा कठिन था, लेकिन डाइजान इस तरह आगे बढ़ा जा रहा था जैसे टीटू तियारा उसके इंतज़ार में एयरबेस से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया गया होगा। उसे मालूम था कि इस एयरबेस की इंतहाई सख्ती से हिफाजत की जा रही होगी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के इंतहाई चाको चौबंद एजेंट यहाँ तैनात होंगे। वैसे भी साइंसी तौर पर उसे इंतहाई महफूज कर दिया गया होगा, लेकिन डाइजान जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखता था वहाँ साइंसी हिफाजत को सबसे कमज़ोर हिफाजत समझा जाता था। उसकी जेब में एक छोटा सा डब्बा मौजूद था जो साइज़ में तो सिगरेट केस जैसा था, लेकिन उससे निकलने वाली इंतहाई जदीद और नज़र ना आने वाली शुआएँ हर किस्म के साइंसी आलात को पलक झपकने में नाकारा बना देती थी। इसलिए उसे साइंसी आलात के ज़र्रा बराबर भी परवाह न थी। काफ़ी दूर चलने के बाद जब सड़क ने एक तंग सा मोड़ काटा तो बिल्डिंग सामने नज़र आने लगी। बिल्डिंग से ज़रा पहले सड़क को लोहे के एक बड़े राड से बंद कर दिया गया था और सड़क के किनारे एक फ़ौजी जीप और 4 मुसल्लह फ़ौजी भी बड़े मुस्तैद अंदाज में खड़े थे। डाइजान को देखकर सब चौंक पड़े, लेकिन डाइजान उसी तरह इत्मीनान से आगे बढ़ता रहा। रुक जाओ, कौन हो तुम? राड के करीब पहुंचते ही एक फ़ौजी ने चीख कर उससे कहा और डाइजान के चेहरे पर सख्ती के आसार नमूदार होने लगे। मेरा नाम कर्नल रॉकहेड है और मुझे कर्नल सरफराज से मिलना है। मेरी कार कुछ दूर ख़राब हो गई है, इसलिए मुझे पैदल आना पड़ा। डाइजान ने उनके करीब रोककर बड़े मुतमईन से लहजे में कहा, कौन कर्नल सरफराज? यहाँ कोई कर्नल सरफराज नहीं है। फ़ौजी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, नहीं है? क्या मतलब? क्या तुम अहमक हो? फ़ौरन कर्नल सरफराज को इतला दो। डाइजान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई कर्नल सरफराज नहीं है। तुम पहले अपनी मुकम्मल शनाख्त कराओ। सिपाही का लहजा और ज़्यादा तलख हो गया। शनाख्त भी करा दूंगा, मैं कोई मुजरम नहीं हूँ, समझे? कोई है एयरबेस का इंचार्ज, इससे मेरी बात कराओ। डाइजान ने उसी तरह बुरी तरह झड़कते हुए कहा, कर्नल चौहान इंचार्ज हैं। सिपाही ने होठ भेजते हुए कहा, उससे मेरी बात कराओ फ़ौरन। डाइजान ने उसी तरह सख्त लहजे में कहा, पहले तुम अपनी मुकम्मल शनाख्त कराओ। इस सिपाही ने आगे बढ़ते हुए कहा, उसके लहजे में बेपनाह कुरख्तगी थी। ओके, अगर तुम इतनी ज़िद्दी हो तो करा देता हूँ। ये देखो कागजात। डाइजान ने मुंह बनाते हुए कहा, फिर जेब में हाथ डालकर जब बाहर निकाला तो उसके हाथ में वही चिपटी नाले वाला पिस्तौल था। इससे पहले कि मुसल्लह सिपाही कुछ समझते, डाइजान ने ट्रैगर दबा दिया। पिस्तौल से यकलक सुर्ख रंग की बारीक शुआ निकली और शुआ जैसे इस सिपाही के जिस्म से टकराई, दूसरे लम्हे उसका पूरा जिस्म यकलक धुआं बनकर किसी बगोले की तरह फ़ज़ा में उठ गया। बाकी सिपाहियों का भी यही हाल हुआ और फ़ज़ा में 4 बगोले उठे और फिर मुंतशिर हो गए। अब जहाँ वो लोग मौजूद थे वहाँ उनकी मौजूदगी का हल्का सा निशान तक न था। उनके हाथों में मौजूद मशीन गन्नें भी उनके जिस्मों के साथ ही धुएं में तब्दील हो चुकी थी। ये दुनिया की सबसे खौफनाक रेस थी जो लेज़र शुआओं की तरक्की याफ्ता शक्ल थी। इन शुआओं का कोड नाम एबगिश था और इसलिए इस पिस्तौल को बिगिश पिस्टल कहा जाता था। बिगिश शुआएँ जिस मादे से टकराती थी, चाहे वो इंसान हो, चट्टान हो या फौलाद, उसे पलक झपकने के करोड़ों हिस्से में गैस में तब्दील कर देती थी। बिगिश पिस्तौल क्रीमिया के दिफाई असला बनाने वाले साइंसदानों की इंतहाई जदीद तरीन ईजाद थी और ये पिस्टल फ़िलहाल सिर्फ टॉप सुपर एजेंट्स को दिए जाते थे, क्योंकि ये शुआएँ इंतहाई महंगी तैयार होती थी। एक बिगिश पिस्टल की तैयारी में इतना खर्च हो जाता कि इससे एक कपड़े की बड़ी मिल खड़ी की
जा सकती थी। मैंने तो कोशिश की थी कि तुम जिद ना करो, मगर अब मैं क्या कर सकता हूँ। सॉरी, टाइजान ने मुंह बनाते हुए कहा और बिगुश पिस्टल वापस जेब में डालकर वो इत्मीनान से बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगा। बिल्डिंग का कंपाउंड गेट बंद था और उसकी चारदीवारी भी खासी ऊंची थी। फाटक से बाहर कोई आदमी न था। डाइजान इंतहाई इत्मीनान से चलता हुआ फाटक के पास पहुंचा। फिर उसने फाटक की साइड में मौजूद कॉल बेल के बटन को प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद फाटक की छोटी खिड़की खुली, लेकिन उससे पहले कोई इससे निकलता डाइजान फुर्ती से अंदर दाखिल हुआ। वो बाहर आने वाले फौजी सिपाही को धकेलता हुआ अंदर ले गया था। कर्नल चौहान के पास चलो, जल्दी टॉप इमरजेंसी। डाइजान ने इंतहाई खुरखत लहजे में सिपाही से मुखातिब होकर कहा। यस सर, आइए सर। मगर सर, सिपाही ने बुखलाए अंदाज में कहा, मेरी शिनाख्त की फिक्र ना करो, मैं बाहर मौजूद सिक्योरिटी की पूरी तसल्ली कर आया हूँ। डाइजान ने मुंह बनाते हुए कहा और सिपाही के चेहरे पर इत्मीनान के आसार नमूदार हो गए। डाइजान ने होशियारी बरती थी कि उसे फाटक से बाहर ना झांकने दिया था और सिपाही को बहरहाल इल्म था कि बाहर सिक्योरिटी मौजूद है, इसलिए वो इत्मीनान से डाइजान के साथ चलता हुआ इमारत के अंदरूनी हिस्से की तरफ आ गया। यहाँ बरामदे में 4 मुसल्लह फौजी सिपाही मौजूद थे। कर्नल चौहान से उन्होंने मिलना है, सिक्योरिटी क्लियर है। इस सिपाही ने बरामदे में पहुंचते ही अपने साथियों से कहा और उन्होंने सर हिला दिया। दरमियानी राहदारी के आखिर में एक दरवाज़ा था। दरवाजे पर सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था। सिपाही ने कॉल बेल का बटन दबाया तो दूसरे लम्हे बल्ब सब्ज हो गया। दरवाजे की साख्त बता रही थी कि कमरा साउंड प्रूफ है और सिपाही ने दरवाज़ा धकेल कर खोला और डाइजान को अंदर जाने का इशारा किया। डाइजान धीरे से मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। ये खासा बड़ा कमरा था जिसे दफ्तर के अंदाज में सजाया गया था। बड़ी सी मेज़ के पीछे रिवॉल्विंग कुर्सी पर बड़ी बड़ी मूंछ और कुरख चेहरे वाला को धेड़ उम्र फौजी बैठा हुआ था, जिसने मुकम्मल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसके सामने मेज़ पर एक फ़ाइल खुली हुई थी और टेबल लैंप की रोशनी उस फाइल पर पड़ रही थी। डाइजान बड़े इत्मीनान से कदम बढ़ाता हुआ इस उधेड़ उम्र फौजी के करीब पहुंचा। उधेड़ उमर फौजी की नज़रें फाइल पर ही थी। क्या बात है? उधेड़ उमर फौजी ने नज़रें उठाए बगैर पूछा। शायद वो ये समझा था कि आने वाला इसका कोई साथी सिपाही है। एयरबेस का रास्ता खोल दीजिए कर्नल चौहान साहब, डाइजान ने उसके करीब पहुंचकर बड़े मुतमिन से लहजे में कहा। तो कुर्सी पर बैठा हुआ कर्नल चौहान उससे बुरी तरह उछला, जैसे कुर्सी में अचानक हज़ारों वोल्टेज का करंट दौड़ गया हो। इस आवाज़ ने वाकई उस पर इलेक्ट्रिक शॉक जैसा असर किया था। इत्मीनान से कर्नल चौहान, इस कदर बौखलाहट की क्या ज़रूरत है? डाइजान ने जो जेबों में हाथ डाले खड़ा था मुस्कुराते हुए कहा। मगर कौन हो तुम? कर्नल चौहान वाकई बौखलाया हुआ था। वह अब हैरत से सामने खड़े डाइजान को देख रहा था। एयरबेस का रास्ता खोलो कर्नल चौहान, क्या तुम्हें चीफ का हुक्म नहीं मिला? डाइजान ने इस बार इंतहाई सख्त लहजे में कहा। चीफ? किस चीफ की बात कर रहे हो? कौन हो तुम? कर्नल चौहान ने बिजली की तेजी से साइड होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर कुर्सी पर गिरा, जो उसकी उठने की वजह से जरा सी घूमकर साइड पर हो गई थी। डाइजान ने वाकई हैरत अंगेज फुर्ती से उसकी नाक पर मुक्का चढ़ दिया था। कुर्सी पर गिरती कर्नल चौहान की टांगें बिजली की तेज से उठी। उसने डाइजान के पेट में टांगें मारकर उसे पीछे गिराना चाहा था, लेकिन मुक्का मारते ही डाइजान यकलाख्त पीछे हटा। फिर जैसे ही कर्नल चौहान की टांगें ऊपर उठी, डाइजान ने यकलाख्त उसकी दोनों पिंडलियां पकड़ ली और उन्हें पूरी कुव्वत से झटका देकर कुर्सी के दोनों पहलुओं पर दूर तक दबाता गया। खटाक खटाक की आवाज़ों के साथ ही कर्नल चौहान की अलग से चीख निकली और उसका ऊपर वाला जिस्म बुरी तरह फड़कने लगा। उसके दोनों कूल्हों के जोड़ उखड़कर बेकार हो चुके थे और डाइजान तेजी से पीछे हटा। कर्नल चौहान की दोनों टांगें एक धमाके से नीचे गिरी और कुर्सी के निचले हिस्से से टकराकर झूलने लगी। कर्नल चौहान का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से मसक हो चुका था। उसकी अकड़ी हुई मूछें अब गहरे की तरह नीचे लटकने लगी थी। उसकी आंखें फट गई थी और तकलीफ़ की शिद्दत से पसीने में डूब चुका था, लेकिन वो था होश में। लेकिन बेपनाह तकलीफ़ की वजह से उसके ऊपर वाला जिस्म एक लिहाज से मफलूज हो गया था। खामखा अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो तुम। अब बोलो किधर है वो दरवाज़ा? डाइजान ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे एक धमाके के साथ वो चीखता हुआ घूम गया। लेकिन घूमते वो यकलाख्त उछला और उसकी लात कर्नल चौहान के हाथ पर पड़ी, जिसमें उसने भारी सर्विस रिवॉल्वर पकड़ा हुआ था और रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल कर दूर जा गिरा। बाकी कर्नल चौहान ने हैरत अंगेज़ सलाहियत का मुजाहरा किया था कि इस कदर तकलीफ के बावजूद उसने साइड होल्स्टर से रिवॉल्वर खींचकर फायर कर दिया था। ये तो वाकई डाइजान की किस्मत अच्छी थी कि गोली उसके बाजू से रगड़ खाती हुई निकल गई और इस बार डाइजान की मौत यकीनी थी। शायद डाइजान के तसव्वुर में भी न था कि कर्नल चौहान ऐसी हालत में भी ऐसी हरकत करेगा, लेकिन डाइजान ने अपनी बेपनाह फुर्ती की वजह से कर्नल चौहान को दूसरी गोली चलाने की मोहलत ना दी। अब बोलो कहाँ है रास्ता, वरना डाइजान ने उसका बाजू पकड़कर गुर्राते हुए कहा। नहीं, कर्नल चौहान ने ज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा और डाइजान ने बिजली की तेज से उसका बाजू कंधे से ऊपर
जाकर पीछे की तरफ कर दिया। खट्टाक की आवाज़ के साथ ही कर्नल चौहान के अलग से चीख निकली। उसका कांधा उतर गया था। कर्नल चौहान की हालत बेहद ख़राब थी, लेकिन वो बेहोश ना हुआ था। वो वाकई इंतहाई मजबूत असाब का मालिक था। अगर गफलत में ना मारा जाता तो शायद डायजान से इतनी आसानी से बेकार ना कर सकता था। डायजान घूम कर दूसरी तरफ किया और इस बार उसने बगैर कुछ बोले उसका दूसरा बाजू भी कंधे से